मैं हूं नीला रज़ाक और आपने देखी हमारी यूएस वाली सारी ब्लॉग सीरीज और आप लोगों ने बहुत पसंद की। लेकिन बहुत सारे लोगों ने हमसे ये सवाल किया कि हमें यूएस का टूरिस्ट वीज़ा कैसे मिला, और उसके लिए हमसे रिक्वेस्ट की गई कि हम एक व्लॉग बनाएं, जब मैं बनाऊं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारी जो मेहनत थी और सारी उसके पीछे जो कार्रवाई थी वो इनकी थी, मिस्टर अब्दुल रज़ाक खान की। Here I present मिस्टर अब्दुल रज़ाक खान। वालेकुम अस्सलाम। तो एक्चुअल में ये आपको गाइड करेंगे, मैं सवाल करूंगी बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके जहन में सवाल है, वैसे मेरे जहन में भी बहुत सवाल है कि हम कैसे चले गए। जी, तो राजी, हम कैसे चले गए? इनिशियली हम लोगों ने अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट किया। वैसे आप सब लोगों को इल्म होगा कि आजकल अमेरिका के वीज़ा प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग रहा है। टेक्स अराउंड 6 to 8 months टू गेट एन अपॉइंटमेंट फॉर द इंटरव्यू। तो उसके लिए हम लोगों ने प्रोसेस स्टार्ट किया था जनवरी 2024 में। देन वी हैव स्टार्टेड सबमिटिंग फुलफिलिंग एक्चुअली द एप्लीकेशन फॉर्म, दैट इज DS-160। यूजुअली लोग उसके अंदर सिली मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्शन होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, अक्सर टूर ग्रुप्स या ट्रैवल ग्रुप्स जो हैं उन पे लोग यही कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं पूछा, एक आध सवाल किया और उसके बाद फिर हमारा वीज़ा डिक्लाइन हो गया। तो उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, और क्या DS-160 फॉर्म जो है वो इतनी इंपॉर्टेंस रखता है इस सारे एक डिसीजन मेकिंग पावर में कि क्या डिसीजन लिया जा रहा है, क्या नहीं लिया जा रहा? अच्छा, वैसे अगर आपको भी याद होगा कि जब हमारा इंटरव्यू हुआ था और वी हैव ट्राइड टू फर्निश सम डॉक्यूमेंट्स टू द वीज़ा ऑफिसर, और वीज़ा ऑफिसर ने वो लेने से इनकार कर दिया। बिल्कुल, हम तो पूरी फाइल बना के लेके गए थे। एग्जैक्टली। जितनी भी आपकी स्क्रूटनी है, जितने भी वीज़ा एप्लीकेंट्स होते हैं, उनकी स्क्रूटनी होती है अकॉर्डिंग टू द DS-160 फॉर्म विच दे हैव फाइल्ड प्रायर टू देयर इंटरव्यू। DS-160 एक काफ़ी डिटेल्ड एलेबोरेटिव फॉर्म होता है जिसके अंदर आप अपनी तमाम तफसीलात जो है वो फिल इन करते हैं। That includes your personal details, your family details, your educational details, your professional details, blah blah blah. We must mention it कि जो आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है यूजुअली लोग अवॉइड कर देते हैं, तो जो कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ऐसी कोई डिटेल्स जो कि किसी भी तरीके से, वैसे तो तमाम डिटेल्स आपकी जो है वो यूएस से इंटरव्यू से पहले इनके सिस्टम्स बहुत स्मार्ट हैं, नथिंग लाइक के आप उनसे कुछ चीज़ छुपा सकते हैं। ठीक है, तो आपको यू नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट और यू नीड टू मेक श्योर कि आपने कोई आपके बैकग्राउंड में कोई ऐसी चीज़ ना हो उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाती हो। दैट कुड बी एनीथिंग। आपका सोशल मीडिया विच भी फील्स के जी बहुत आसान है, और सिंगल क्लिक आप अपनी कोई भी बात कहीं भी पहुंचा सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, नो डाउट आप कह सकते हैं, बट उसकी इम्प्लिकेशंस काफ़ी फार बियॉन्ड योर कंट्रोल, तो आपको वो अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, यू नीड टू हैव अ क्लीन क्लियर बैकग्राउंड। ठीक है, आपको चाहिए कि आपका कोई भी सोशल मीडिया पे ऐसी कोई चीज़ आपकी आईडी से पोस्ट ना हो रही हो दैट कुड लीड टू सम काइंड ऑफ अ रेडिकलाइजेशन। दे विल चेक कि जी आप क्यों ये बात कर रहे हैं, आपका जहन क्या है, तो वो चीज़ वो गेज करते हैं आपकी इस किस्म की पोस्ट है। जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिन लोगों की वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही होती हैं उसमें सबसे मेजरली जो गलती वो कर रहे होते हैं वो DS-160 को फाइल करते हुए कर रहे होते हैं। अब गलतियाँ में अगर मैं इसको पॉइंट वाइज लेकर के चलूँ तो सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल इन करने के लिए आप बहुत थोरो अपनी डॉक्यूमेंट्स चेक करें, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करें। ठीक है, ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन आप चेक करें। ठीक है, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, वेदर इट्स मास्टर्स और ग्रेजुएशन और PhD और व्हाट्सएवर, जिस ईयर में आपने की है यू नीड टू मेंशन दैट। आपने उस इंस्टीट्यूट का नाम आपने मेंशन करना है और यू नीड टू बी एक्यूरेट। ठीक है, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जो चेक हो रही होती हैं जो आपको नहीं पता। ऐसे ही DS-160 के अंदर कोई भी डिटेल्स आप समझ रहे हैं कि पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं और किससे क्या फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क पड़ता है। ठीक है, नंबर 1 इज़ कि जो भी डिटेल्स आप फिल इन करें दैट हैज़ टू बी एक्यूरेट एज मच एज कुड बी। नंबर 2, जब आप US में ट्रैवल के लिए जा रहे हैं यू नीड टू हैव अ कॉन्क्रीट प्लान। ठीक है, तो और दैट टाइज विद योर करंट सिचुएशन।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कहें कि जी मेरे पास तो बुकिंग है, होटल की बुकिंग है, मैंने ये बुकिंग कर रखी है, वो बुकिंग कर रखी है, और मैं तो बिल्कुल कॉन्क्रीट एविडेंसेस के साथ बात कर रहा हूँ कि जी मेरा तो ट्रैवल प्लान है, मैं जाऊँगा 15 दिन के लिए और ये 15 दिन की बुकिंग्स हैं, तो ये मेरा कॉन्क्रीट प्लान है। नो, अगर सपोज अगर हम बात करते हैं, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे तो हमने अपना ट्रैवल प्लान दिया। ट्रैवल प्लान शुड अलाइन विद योर करंट सिचुएशंस, सच एज मैं बैंक में जॉब करता हूँ, ठीक है, मैक्सिमम मुझे बैंक से मैक्सिमम 30 डेज की लीव मिल सकती है, इससे ज़्यादा की नहीं मिल सकती, ठीक है। तो अगर आप अपने किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आपको लगता है कि जी 15-20 दिन, और वैसे किसी भी प्रोफेशन में 20 से 30 दिन से ज़्यादा की छुट्टी नहीं मिलती इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब, तो आपका ट्रैवल प्लान भी अकॉर्डिंगली होना चाहिए। दैट शुड बी समवेयर अराउंड 15 to 20 डेज कि आपने इतने ही दिन का ट्रैवल प्लान देना है। यू मेंशन इट कि जी मैं 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए घूमने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, इससे पहले हम लोगों ने एक US वीज़ा अप्लाई किया था, जो कि मैंने इंडिविजुअली अप्लाई किया था, और वो मैंने उस वक्त गलती ये की थी कि मैंने उसमें जो अपना ट्रैवल प्लान दिया था वो 3 मंथ्स का दिया और वो रिजेक्ट हो गया। बाद में फिर समझ आई कि क्या ब्लंडर था मेरा। इनफैक्ट उस DS-160 फाइल होने के बाद, इंटरव्यू होने से कुछ 1 या 2 रोज़ पहले, आई हैव आइडेंटिफाइड दिस इशू कि ये मुझसे गलती हो गई है और अब शायद मुझे वीज़ा नहीं मिलेगा, जो कि नहीं मिला। और बाद में जब हम लोगों ने फैमिली के साथ अप्लाई किया तो उस वक्त आई मेक श्योर कि मैं ऐसी कोई गलती दोबारा ना रिपीट करूँ, ठीक है। तो अपना ट्रैवल प्लान जो भी आप बना रहे हैं दैट शुड बी सेम, ठीक है, जो कि एक आम आदमी की समझ में आता हो, ठीक है। हमारा जो ट्रैवल प्लान था वो ये कि जी वी आर गोइंग टू न्यू जर्सी क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ वहाँ रहती हैं और शी इज़ होस्टिंग अस, और हम लोग एक क्योंकि हम जुलाई में जा रहे थे, हमारे बच्चों की समर वेकेशंस थी, ऑल थिंग्स वर लाइंड अप कि जी हम समर वेकेशंस में बच्चों के साथ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मिलेंगे जाके वहाँ पे, और 1-2 जगह के नाम बताए कि जी हम इधर जाएंगे, जैसे पेंसिल्वेनिया हमने मेंशन किया था कि वी विल गो टू पेंसिल्वेनिया एंड वी विल गो टू वाशिंगटन DC, जो कि हम लोग गए भी थे। अटलांटिक सिटी हमने मेंशन किया ना, 2-4 प्लेसेस ऐसी जो कि हम लोगों ने अपनी आइटनरी में रखी हुई थी, तो वो हमने वहाँ पे मेंशन भी की। और राजी, ये जो फाइनेंसिस को लेके भी लोग कहते हैं कि आपकी फाइनेंसिस बहुत मैटर करते हैं, कि आपके एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी है, और आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपको अपना ये भी शो करनी है सारी चीज़ें, तो क्या ये वाकई में मैटर करता है? एग्जैक्टली, आपका जो DS-160 होता है उसके अंदर एक एरिया होता है, उसके अंदर आप मेंशन करते हैं कि आपका करंट स्टेटस क्या है, आप कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, तो वो आप मेंशन करेंगे। प्लस ये कि अगर तो आपके पास बैंक में फंड्स नहीं है तो और आप जा रहे हैं USA विजिट पे, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अगर आपको याद होगा, हम लोगों के सिर्फ एयर टिकट्स जो थे दैट कॉस्टेड अस अराउंड $5,000, और फिर ऑब्वियसली अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, तो ऑन एवरेज आपको होटल जो है वो नियरली अराउंड $200 का पर डे पड़ता है। प्लस आप अगर फैमिली ऑफ 5 हैं तो आपको मील जो है वो तकरीबन $200 तक की अप्रॉक्सीमेटली पड़ती है, मे बी $300 फॉर अ डे फॉर फैमिली ऑफ 5, अप्रॉक्सीमेटली $500 आपके पास जो है वो डेली एक्सपेंस है। तो आपको आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि दैट यू कुड स्पेंड nearly around for a day 500, and for 20 days it could go around $10,000 plus $5,000 air tickets. So at least $15,000 you have spent on a holiday. It's a lot of money. अगर एक आदमी है जिसके अकाउंट में लेट सपोज $10,000 के अप्रॉक्सीमेट रुपीस पड़े हुए हैं और वो वीज़ा अप्लाई कर रहा है फैमिली ऑफ 5 के साथ, वो डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि आपकी टोटल सेविंग जो है वो $10,000 है। आपका जो एक्सपेंस हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, लोएस्ट पॉसिबल, दैट कुड बी अराउंड $10,000 to $12,000। हाउ कुड यू अफोर्ड दिस ट्रिप? सही। तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपके प्लान से मैच होनी चाहिए। जिस वक्त आप DS-160 फाइल कर रहे होते हैं उस वक्त ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या आप खुद से अपना ट्रिप स्पॉन्सर कर रहे हैं या कोई और स्पॉन्सर कर रहा है। दैट इज अगेन अ वेरी क्रूशियल क्वेश्चन। और अगर तो कोई आदमी है जो कि अपने आप को जॉब पे बता रहा है और वो साथ में ये मेंशन कर रहा है कि नहीं मेरा ट्रिप कोई और स्पॉन्सर कर रहा है, तो दैट इज़ अ रेड फ्लैग।
ठीक है, कि भाई आप अगर जॉब करते हैं तो आपके पास इतनी ऐसी जॉब होनी चाहिए कि आप अपना स्पॉन्सर खुद कर सकें। कुछ केसेस में शायद वो उस चीज़ पे इग्नोर भी कर दें, अलाउ भी कर दें। लेट्स सपोज कि एक इंडिविजुअल है जो कि अनमैरिड है, यंग है, और वो वीज़ा अप्लाई कर रहा है और वो ये कह रहा है कि जी मेरी मदर या मेरी सिस्टर जो है वो US सिटीज़न है, दे आर स्पॉन्सरिंग मी फॉर अ हॉलीडे, कि मैं उनके पास जाऊँ और उनके पास टाइम स्पेंड करूँ, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। जो भी फैक्ट्स आप मेंशन कर रहे हैं DS 160 पे, दैट शुड अलाइन विथ योर ओन बैकग्राउंड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इसके अंदर DS 160 में, यू नीड टू शो योर टाइज टू द कंट्री। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और यूजुअली जितने भी रिजेक्शंस आते हैं वो उसके अंदर एक जनरल रिजेक्शन का कमेंट यही होता है कि यू हैव फेल्ड टू शो योर स्ट्रॉन्ग टाइज विद योर ओन कंट्री। अब टाइज में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? टाइज में आपकी फैमिली आती है, टाइज में आपके एसेट्स आते हैं, टाइज में आपकी जॉब्स आती हैं, टाइज में आपकी एजुकेशन आती है। अच्छा, एसेट्स भी बहुत मैटर करते हैं कि आपका अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, ये सारी चीज़ें? नहीं, नॉट नेसेसरी। अगर किसी के पास कोई किराए के मकान में रहता है या किसी के पास गाड़ी नहीं है तो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। लेकिन अगर उसकी फैमिली है, लेट्स से उसके बहन भाई यहाँ पे हैं, माँ बाप यहाँ पे हैं, तो दैट इज़ अ फैमिली। तो और वहाँ पे एज सच कोई उसके पास रुकने का जवाज़ नहीं है जो कि उसको रोक सके। सपोज एक इंडिविजुअल है जिसकी पूरी फैमिली जो है वो पाकिस्तान में रहती है, वो एक अच्छी जॉब करता है, बट उसके पास कोई घर नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, और USA में उसके एज सच कोई वो नहीं, रिलेटिव्स मौजूद नहीं है, ब्लड रिलेटिव्स जिनकी बात कर रहा हूँ, जो कि उसको वहाँ पे रखने में उसकी मदद करें। और वो अप्लाई करता है, उसके पास एक अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, उसके पास पैसे हैं अच्छे, उसकी पूरी फैमिली यहाँ रहती है, वो उसकी अच्छी एजुकेशन है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो उसको वीज़ा हाईली लाइकली शायद मिल जाता है। वो मिल जाने की वजह यही होती है कि उसकी पूरी फैमिली तो यहीं पाकिस्तान में है, वो वहाँ अकेले कैसे सर्वाइव करेगा, नंबर 1। नंबर 2, उसकी इतनी अच्छी जॉब है, वो वहाँ जाके क्यों सड़कें साफ़ करेगा, ठीक है। नंबर 3, उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना सफिशिएंट है, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो अपना जो भी ट्रिप बता रहा है वो उसको स्पॉन्सर कर सकता है सेल्फ, या वो उतनी स्पेंडिंग वो कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक ग्रीन सिग्नल होती हैं कि आप कहाँ, ठीक है जी, आप जो कह रहे हैं कि आप US जाएंगे, घूमेंगे और वापस आ जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, ठीक है, ये तो हम जॉब वालों की बात कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली देयर आर नंबर ऑफ पीपल जो कि टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, और उनका बिजनेस तो बहुत बड़ा होता है बट ऑन पेपर कुछ भी नहीं है। ऐसी सूरत में वीज़ा नहीं मिलेगा। अच्छा, आपके टैक्स रिटर्न्स भी चेक किए जा रहे होते हैं? नॉट टैक्स रिटर्न्स, एक्चुअली आपका सिस्टम के अंदर आ जाता है ना। जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आप एक गवर्नमेंट के एक सिस्टम में आप डिक्लेरेशन देते हो कि जी मेरे पास इतने एसेट्स हैं, मैं इतनी मेरी इनकम जनरेट होती है, मेरे इतने इतने एक्सपेंसेस हैं, मेरे पास एक्स नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। वो जब आप कंपनी के टैक्सेस पे करते हो तो ये सारी चीज़ें उस वक्त जारी होती हैं। आपने वही नहीं डाला हुआ होता, फिर आप वहाँ वीज़ा ऑफिसर को जाके बताते हैं कि जी मेरे पास तो 100 बंदे काम करते हैं, मेरी तो 2 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, और मेरा तो जो ये देखे मेरे अकाउंट के अंदर जो है वो 2-3 करोड़ रुपए पड़े रहते हैं। उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें प्रूफ चाहिए। उनको प्रूफ से हट के उनको ये चाहिए कि हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड हो। जो एम्बेसी है उसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, उसने ये स्क्रीन आउट करना है कि कौन सा बंदा ऐसा है जो हमसे वीज़ा मांगने आया है और वापस आएगा, जो वो कह रहा है वो अपना विजिट पूरा करके वापस आएगा, और कौन सा ऐसा बंदा है जो कि कह तो रहा है कि वो वापस आएगा लेकिन उसके हालात ये बता रहे हैं कि वो वहाँ जाके भाग जाएगा, स्लिप हो जाएगा। तो उनको ये स्क्रीन करना होता है। इसको स्क्रीन करने के लिए जो उनका सिस्टम है वो DS 160 से लिंक्ड है। जब आप DS 160 के अंदर डिटेल्स अपनी फिल इन करते हैं, लेट सपोज कि कोई कंपनी ओनर है, कोई बिजनेस ओनर है, वो अपनी कंपनी का नाम लिखता है, वो जब चेक करते हैं तो ये गवर्नमेंट के ऐसे सिस्टम में तो ऐसे कोई कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं है। अच्छा जी, अगर रजिस्टर्ड है भी तो वो टैक्स बचाने के चक्कर में उन्होंने अपनी इनकम या अपना प्रोफाइल इतना लो किया हुआ है
कि उस पर टैक्स ना लगे, लेकिन जब वो वहाँ लिख रहे हैं वो ये बता रहे हैं मेरे पास 100 लोग काम करते हैं और मैं 3-4 करोड़ रुपए महीने के जो है वो बनाता हूँ, और सिस्टम ये बता रहा है कि नहीं जी ये तो बिल्कुल कंगाल होने की कगार पे बैठे हैं और इनके पास तो कोई भी लोग नहीं है, घर में ये खुद काम करते हैं कंपनी में और शायद इनके कोई 2 बेटे काम करते हैं इनके साथ। तो मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपको सपोर्ट नहीं करेंगे आपकी एप्लीकेशन को। अगर तो कोई बिजनेस ओनर है उनको ये यूएसए का ट्रैवल प्लान करना चाह रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो अकॉर्डिंगली अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करें, अपनी डिक्लेरेशंस प्रॉपरली दें और जो फैक्ट्स फिगर्स हैं वो आप मेंशन करें उसके अंदर कि जी ये फैक्ट्स हैं मेरे, क्योंकि अगर आप उसमें कुछ मैनिपुलेट करेंगे तो वो भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कह देंगे और वो मान लेंगे। अगर उसमें आपने कोई चीज़ ऐसी लिखी जो कि बाद में उनकी स्क्रूटनी के वक्त वो सच साबित नहीं होती तो ऐसी सूरत में आपको वीज़ा रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। और जॉब स्टेबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है कि आपकी एक अच्छी स्टेबल जॉब हो? अगेन मतलब जॉब स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूएसए में और कनाडा में और वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं है। ठीक है, तो आप वो आपसे ये जो है वो भी नहीं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते। ठीक है, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड साइन एक्चुअली कि आप एक किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक नंबर ऑफ ईयर्स से काम कर रहे हैं। दैट शोज कि आप यू आर कमिटेड टू योर जॉब। ठीक है, दैट डजंट शो एनी स्टेबिलिटी या एनी गारंटी कि जी इस जॉब से आपको निकाला नहीं जा सकता या आप इस जॉब को छोड़ नहीं सकते। बट व्हाट इट शोज कि आप कमिटेड हो उस काम से। ठीक है, और अगेन एक बिल्कुल एक जनरल एक लेमैन एग्जांपल है कि भाई अगर आप एक आम आदमी भी ये सुनेगा कि जी मैं एक किसी जगह पर 10 साल से काम कर रहा हूँ और मैं मतलब और प्रोग्रेसिवली काम किया है, मेरे जो प्रमोशंस मिलते रहे हैं और ये तो फला, तो वो ये बोलेगा कि नहीं यार ये बंदा तो किस कंपनी में खुश है, ये नहीं छोड़ेगा इसको। सही है, तो दैट्स वेरी जनरल वो ओपिनियन के जी हर बंदा यही सोचेगा, तो दे आर नॉट सो डिफरेंट। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब हम इंटरव्यू देने के लिए गए तो उनका तो पहले से ही मूड इतना ख़राब था, शायद घर से लड़कर आए थे और उन्होंने तो फ़ौरन ही हमें डिसीजन दे दिया कि नहीं होगा, और वो हर दूसरे बंदे को इंटरव्यूअर जो किया था वो डिक्लाइन ही कर रहा था। तो क्या वाकई में ऐसा होता है? वीज़ा ऑफिसर्स काफ़ी प्रोफेशनल लोग हैं। ठीक है, वो आपके जो लोकल सरकारी दफातर में जो लोग बैठे होते हैं उनकी अप्रोच वैसी नहीं है। ठीक है, हो सकता है किसी को ये इंप्रेशन जा रहा हो कि यार वीज़ा ऑफिसर का मूड अच्छा नहीं था, लेकिन उसके मूड से आपके वीज़ा का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अगर कोई बहुत ज़्यादा रूडली आपसे बात कर भी रहा है, जो कि बहुत रेयर होता है, ऐसा रेयर भी होता है, क्योंकि जितने भी लोग जाते हैं वीज़ा के लिए वो यही एक्सपीरियंस करते हैं कि वीज़ा ऑफिसर वॉज सो नाइस, सो जेंटल, बहुत अच्छे से ग्रीट किया, मुस्कुरा के बात की और उसके बाद रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो दे आर वेरी प्रोफेशनल पीपल। और अगर सपोज किसी के साथ ये होता भी है या किसी ने ये चीज़ एक्सपीरियंस भी की है तो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, अगर उसका मूड ख़राब है तो वो आपका अप्रूव वीज़ा को रिजेक्ट नहीं करेगा, और मूड अच्छा है तो वो रिजेक्टेड वीज़ा को अप्रूव नहीं कर सकता। अगेन आई वुड से कि जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो सिर्फ आपको रीड कर रहा होता है, वो आपसे 2-4 बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, आपका नाम, आपका फैमिली, क्यों जा रहे हैं, क्या करेंगे, कब तक वापस आएंगे, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखना चाहिए? सिर्फ एक चीज़ है कि आप कॉन्फिडेंट हो और क्वेश्चंस को अकॉर्डिंगली आंसर करें, रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है, कोई मैथ्स अलजेब्रा का क्वेश्चन नहीं है जो कि सही या गलत होगा। जो भी सवाल होगा वो आपकी अपनी एप्लीकेशन के रेफरेंस में होगा। सपोज कि अगर एक शख्स से ये पूछते हैं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, उसको पता है कि उसकी फैमिली में कौन कौन है, उसने DS-160 में भी वही लिखा है कि मेरी फैमिली में कौन कौन है, वहाँ जवाब भी उसने वही देना है। अगर वो वहाँ पे कुछ डेविएशन कर देता है तो उसे क्रॉस मार्क कि जी ये तो कुछ कह कुछ रहा है और है कुछ। ठीक हो गया। सिमिलरली वो जॉब का पूछते हैं कि जी आप कहाँ काम करते हैं, तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पता होना चाहिए कि आप कहाँ काम करते हैं। आपने लिखा कुछ है, वहाँ कुछ और बोल देते हैं, क्रॉस। नंबर ऑफ ईयर्स यू आर इन सर्विस, वो आप अकॉर्डिंगली बता सकते हैं। बिल्कुल, आप अगर जॉब कर रहे हैं और आपने मेंशन किया है कि आप इतने अरसे से जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको बताना चाहिए। अगर वहाँ पे आपने कुछ उसमें वो किया डिफ़र किया तो दैट्स अ क्रॉस।
आपका ट्रैवल प्लान क्या है, जो ट्रैवल प्लान आपने DS-160 में दिया है वो आपने बताना है। अगर आप वहाँ पे कुछ डेविएशन करते हैं दैट्स अ क्रॉस। तो ये बेसिक सवाल होते हैं जो कि वीज़ा ऑफिसर वहाँ पूछता है और दैट शुड बी अलाइन विद योर DS-160। एक थी जो मेरा ख्याल में अमूमन लोग मिस्टेक करते हैं, वो ये करते हैं क्योंकि DS-160 आपने जनवरी में भरा, इंटरव्यू आपका हो रहा है जुलाई में, 7 महीने का गैप, 4 दिन बाद आपको भी याद नहीं होगा कि आपने DS-160 में फिल क्या किया था, माइंड से स्किप हो जाती है। तो DS-160 फाइल करने के बाद आपको सिस्टम ये ऑप्शन देता है कि आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले प्रिंट ले लें। अच्छा, ठीक है। यूजुअली लोग प्रिंट नहीं लेते, ठीक है। अच्छा, प्रिंट लेने के लिए फिर अक्सर लोगों को ये होगा जी हमने तो घर से किया था, प्रिंटर हमारे पास है नहीं। तो जब आप प्रिंट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो वो आपकी एक PDF फाइल भी क्रिएट कर देता है। जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उससे 1-2 रोज पहले दोबारा से थॉरोली DS-160 को पढ़ें, रिवीजन कर लें एक दफ़ा कि आपने DS-160 में क्या क्या चीज़ें डिक्लेयर की हैं। अच्छा, अक्सर लोगों में से एक ये मिस्टेक भी है कि वो किसी इवेंट के लिए जो है वो DS-160 फाइल कर रहे होते हैं कि हमने कोई इवेंट अरेंज वो जो है वो वहाँ पे वो करना है, अटेंड करना है, तो ऐसा भी ना करें, ठीक है। अच्छा, यूजुअली लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है और बाद में हुई भी है। इनफैक्ट हम जब जा रहे थे तब भी हुई थी, क्योंकि जिस वक्त में हम लोग जा रहे थे उस वक्त पे वो वर्ल्ड कप चल रहा था USA में, और लोगों ने जो है जी वो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए जी हम USA जा रहे हैं और ये DS-160 में लिख दिया। आपको नहीं पता कि जिस वक्त आप DS-160 भर देंगे उसके बाद फिर आपने उसकी जो है इंटरव्यू की फीस जमा करानी है। इंटरव्यू की डेट आपको क्या मिलेगी, आपको क्या पता। एग्जैक्टली, सही। बहुत दफा इसके बाद मिले तो बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ कि उन्होंने जी कहा कि जी हम तो मैच देखने जा रहे हैं, जिस वक्त उनका इंटरव्यू का टाइम आया मैच को गुजरे हुए 3 हफ्ते गुजर चुके हैं। अब क्या देखने अब आपके पास क्या एक्सक्यूज है कि आपने US क्यों जाना है, या आपने कहा कि जी मैं फलाना सेमिनार अटेंड करना चाह रहा हूँ या कोई फलाना एग्जीबिशन है वो मैं अटेंड करूँगा। तो जो चीज़ ऐसी है जो कि डेट रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है ना, उसको अवॉइड करें। ऐसा कोई ट्रैवल प्लान ना दें कि जी मैं ये जाना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए जाना चाह रहा हूँ कि फलानी तारीख को फलाना काम होने जा रहा है। लेकिन शादियों वगैरह में भी तो लोग जाना चाहते हैं ना, जैसे किसी रिलेटिव की शादी है और जाना है। Then you need to plan accordingly। अगर आपको ये पता है कि आपके किसी रिश्तेदार की शादी है, ऐसा तो नहीं मुमकिन है कि आपको आज सुबह पता चला हो कि जी कल परसों शादी है, ठीक है। और अगर ऐसा है तो आप कभी भी किसी भी सूरत में नहीं जा सकते। ये भी आपको जो इंटरव्यू का जो टाइम है, वेट टाइम है, वो तकरीबन 6 से 8 महीने है, ठीक है। तो अगर तो आपका कोई ऐसा इवेंट आ रहा है दैट इज मे बी ईयर अहेड, ठीक है, उसको आप दे सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि इस दरमियान आपका इंटरव्यू हो जाएगा। बट अगर कोई चीज़ है जो कि 3-4 महीने में होने वाली है और आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, या 6 महीने में होने वाली है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, डोंट टेक अ चांस ऑन दैट। हो सकता है कि आपका इंटरव्यू उस इवेंट के बाद हो रहा हो। इंटरव्यू के लिए किस तरीके से हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें ऑन टाइम या थोड़ा जल्दी वाला टाइम मिल जाए, या टोटली डिपेंड करता है उनके ऊपर कि वो कौन सा टाइम दे रहे हैं? नहीं, ये तो देखें, पहली चीज़ तो ये है कि DS-160 बिल्कुल एक सेपरेट वेबसाइट है CAEC की, ठीक है। उसके अंदर जाके आप DS-160 फाइल करते हैं। जिस वक्त आप DS-160 फाइल करते हैं उस वक्त तक आपका इंटरव्यू या कोई पैसे पूसे कुछ नहीं लगते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे फर्दर एम्फसाइज करूँगा कि जिस वक्त में आप DS-160 भर रहे हैं, इट्स नॉट रिकमेंडेड टू फिल द होल फॉर्म इन अ सिंगल सिटिंग, ठीक है। टेक योर टाइम। आप DS-160 को थॉरली पढ़ें, आराम से सुकून से उसको, उसके अंदर सेव का ऑप्शन होता है आपका। जिस वक्त में आप एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है, राइट इट डाउन समवेयर सेफ। जब दोबारा आप उसको सेव करके एग्जिट कर लें, सबमिट ना करें, सेव करके एग्जिट कर लें। लेट से थक गए, थोड़ी देर आपने रेस्ट लिया, सेव करके एग्जिट कर लिया, दोबारा जब आप लॉगिन करेंगे रिट्रीव एप्लीकेशन पे जाके अपना नंबर डालें, आपकी एप्लीकेशन वहीं से स्टार्ट होगी। सही है। तो इट्स अ लेंदी फॉर्म, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हौश पौश हो के जी बस मुझे बस भरना है फॉर्म, भरना नहीं है। आपने तफसील से भरना है, सोच समझ के भरना है, सेनफुली भरना है। DS-160 की एक अलग लिंक है, आप वहाँ जाके DS-160 फाइल करते हैं। बस DS-160 आपकी फिल इन हो जाए, उसके बाद US ट्रैवल डॉक्स की वेबसाइट है, उस पर जाके आप अपनी ID बनाते हैं और उस आईडी पे आप अपना जो आपका DS-160 का रेफरेंस नंबर होता है वो फिल इन करते हैं। DS-160 की पूरी प्रोफाइल बनती है, उसके अंदर भी आप सारी डिटेल्स पंच इन करते हैं
और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। DS-160 का रेफरेंस नंबर आप उसमें डाल देते हैं, फिर उसके बाद आप उसकी फ़ीस पे करते हैं। ठीक है, फ़ीस मेरे ख्याल से $180 पर वीज़ा फ़ी है। US ट्रैवल डॉक्स के अंदर अपनी एप्लीकेशन जमा कराएंगे तो एक वाउचर जनरेट होगा। वो वाउचर आपने प्रिंट लेना है, वो जाके आपने किसी भी बैंक पे जाके जो है वो जमा करा देंगे। अलाइड बैंक वैसे उसके अंदर है कि आप अलाइड बैंक में जमा करा सकते हैं, और 2-4 बैंक्स होंगे, उसका मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट कुछ बैंक्स हैं जिसके अंदर आप उसकी फ़ीस जमा करा सकते हैं। वंस आपने फ़ीस जमा करा दी, उसके 48 आवर्स के बाद आपका उसके ऊपर एक रेफरेंस नंबर होता है वाउचर के ऊपर, वो एक्टिव होता है। एक्टिव होने से मुराद ये है कि जिस वक्त आपने फ़ीस जमा कराई उससे 48 घंटे लगते हैं कि आपका जो फ़ीस है वो उन्होंने एक्नॉलेज कर ली। और अब वो रेफरेंस नंबर के ऊपर आपको इंटरव्यू मिल जाएगी, इंटरव्यू डेट मिल जाएगी। देन यू नीड टू गो ऑन द सेम US ट्रैवल डॉक्स, उसके इंटरव्यू शेड्यूल एंड इंटरव्यू के उस पर ऑप्शन पे जाके आपने चेक करना है। अब आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, इधर कराची में आप दे दें या आप इस्लामाबाद में दे दें। आपके पास टोटल 3 अटैम्प्ट्स हैं। पहले आप जब सबसे पहली एक बुकिंग करते हैं, आप इंटरव्यू शेड्यूल कर लें, और उसके बाद फिर आप दिन में 1-2 दफ़ा उसको उसी वेबसाइट पे जाकर के देखते रहें इंटरव्यू डेट्स क्या मिल रही हैं। ठीक है, मेरे केस में जो चीज़ मैंने नोटिस की है, और आई एम श्योर कि काफ़ी लोगों ने और भी की होगी, आप सुबह के तकरीबन 11:15, 10:15 से 11:15 के दरमियान पाकिस्तानी टाइम, इस टाइम पे आप जब सिस्टम में देखेंगे तो आपको नियर डेट्स मिल रही होती हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने मल्टीपल टाइम्स देखा ये चीज़। ठीक है, दैट कुड नॉट बी अ कोइंसिडेंस। मैंने इतनी दफ़ा देखा है, या आप यूँ समझ लें 9 से 11 के दरमियान, यूँ कर लें इसको, जस्ट टू बी अ सेफ। आप देखेंगे कि आपको अर्ली डेट्स मिल रही होंगी इंटरव्यू की। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो डेट आपने बुक की है उससे प्रायर आपको कोई इंटरव्यू डेट मिल रही है, तो आप उसको रीस्केड्यूल कर लीजिए, बट मेक श्योर यू गिव देम अ सफिशिएंट टाइम टू स्क्रूटनाइज योर एप्लीकेशन। ठीक है, इतनी भी जल्दबाजी ना करें। लेट्स से कोइंसिडेंटली आपको कल की डेट मिल रही है और आपने सेलेक्ट कर लिया, अब उनके पास आपके डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी करने का टाइम ही नहीं है कि कल तो आपने DS-160 फाइल किया था, आज आपको इंटरव्यू की डेट मिल गई, 2 दिन बाद की, आपको सेलेक्ट कर लिए, आपको मिल गई डेट। आपने उनको टाइम ही नहीं दिया कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज कर सकते। ऐसे केस में भी मोस्ट प्रोबेबली वीज़ा रिजेक्शन हो जाएगी। तो यू नीड टू हैव लेट्स से एटलीस्ट 2 मंथ्स, आपने जिस दिन DS-160 फाइल किया उसके 2 महीने बाद तक कि आप इंटरव्यू डेट लें, अपने डॉक्यूमेंट साथ में कैरी कर लें, वरना ज़रूरत नहीं है। किसी को मैंने नहीं देखा कि वीज़ा ऑफिसर ने किसी से डॉक्यूमेंट मांगे हों या उसने कोई लाइव डॉक्यूमेंट्स देखे हों। जस्ट इन केस फिर भी अगर कोई चीज़ ऐसी आ जाती है इंटरव्यू के दरमियान कि वीज़ा ऑफिसर को फर्दर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो आपको बता देगा या आपसे पूछेगा कि जी फलां डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, आप कहते हैं जी मेरे पास रेडीली अभी अवेलेबल नहीं है, आप काइंडली मुझे अपना ईमेल एड्रेस दे दें, मैं आप ईमेल पे शेयर कर दूंगा इसकी कॉपी। दैट इज़ डूएबल। ठीक है, बट इट्स स्टिल रिकमेंडेड कि यू टेक सम ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स विच यू फील नेसेसरी कि यार ये डॉक्यूमेंट्स मेरे सब उसके एप्लीकेशन के सपोर्ट के लिए ज़रूरी लग रहे हैं, आप लेके जाना चाह रहे हैं आप ले जा सकते हैं। मैंने हमेशा तमाम लोगों को यही देखा है कि वो सब डॉक्यूमेंट्स लेकर ही आते हैं, तो अगेन ले जाना, मैं जैसे कह रहा हूँ ले जाना इट्स रिकमेंडेड। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आपकी फैमिली एक साथ ट्रैवल करने जा रही है और आपने एक ट्रैवल प्लान बनाया हुआ हो, तो सब इंटरव्यू के दौरान सेम चीज़ से अलाइन हो। हाँ, ये नहीं हो कोई बच्चा कुछ बोल रहा है, कोई बच्चा कुछ बोल रहा है। बच्चों के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बच्चों को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कराएं फॉर द इंटरव्यू, क्योंकि बच्चों से भी सवाल करते हैं। बच्चों से सवाल करेंगे, बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं, कौन से क्लास में पढ़ते हैं, वहाँ जाके क्या करेंगे, क्या प्लान्स हैं। बच्चों से पूछेंगे आपके पेरेंट्स, अगर मैंने कहा है कि जी मैं ऑफिस जाता हूँ तो बच्चों से पूछेंगे हाँ जी आपके फादर ऑफिस जाते हैं, बच्चे शुड वैलिडेट दैट कि यस जो है वो हमारे फादर जॉब पे जाते हैं, हमारी मदर भी जॉब पे जाती हैं, जो भी। तो आप जो भी डिटेल्स दे रहे हैं वहाँ पे वो क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी और उससे वो वेरीफाई करते हैं। सो डोंट थिंक कि अगर हम सही बोल रहे हैं और बच्चे कुछ भी बोल दें, या मैं सही बोल रहा हूँ, मैं शौहर हूँ, मेरी बीवी कुछ भी बोल दे, तो जब सब सामने खड़े हुए हैं वीज़ा ऑफिसर के, तो सबसे ही सवाल होगा
और सबको ही जो है वो सेम जवाब देना और है। जिससे सवाल होगा उसी ने जवाब देना। हाँ, ये कोई बहुत उसको important इंटरप्ट नहीं कर सकता। लेट्स से कि अगर किसी बच्चे से सवाल है तो वो बच्चा ही जवाब देगा, आप उसके बिहाफ पे जवाब नहीं दे सकते। दे विल नॉट एक्सेप्ट इट बेसिकली। और अगेन मतलब इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ एक्सेप्टेंस, इट्स लाइक कि जी आपने वॉयलेशन की है, ठीक है। एक क्वेश्चन है जो कि क्योंकि अगर आपने किसी बच्चे को इंटरप्ट किया तब कि मीन्स के आप उसकी जो भी वो जवाब था उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। तो ऐसा कोई गलती नहीं कीजिएगा, जिससे सवाल पूछा है वही जवाब दे, दैट्स इट। अगेन बहुत सारे एड्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारे कंसल्टेंट्स क्लेम कर रहे होते हैं कि जी हमसे भरवाएं 100% गारंटीड वीजा। नहीं लगता, ठीक है, नहीं लगता। इट्स अ बेसिक फॉर्म। आपकी इंफॉर्मेशन आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। बिल्कुल। तो आप जितना अच्छा DS-160 आप अपना खुद फाइल कर सकते हैं, कोई और आपके बिहाफ पे फाइल नहीं कर सकता। इट्स जस्ट अ मोड ऑफ मेकिंग मनी, ठीक है। लोगों ने अपना इसको कारोबार बना लिया है, ठीक है। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सिंपली आप जाएं DS-160, टेक योर टाइम, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 1 महीना ले लें, 1 साल तक वैलिड रहता है आपका DS-160। सुकून से तसल्ली से अपना DS-160 भरें। आपने कोई डिटेल पंच कर दी, बाद में आपको लगे गलती है तो एडिट करें उसको। सबमिट होने के बाद एडिट नहीं होगा। जब तक आपने सबमिट नहीं किया आप 10 दफ़ा उसको एडिट करें। सोचें समझें आप क्या लिखने जा रहे हैं उसके, और हर चीज़ फैक्चुअल होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी ना लिखें जो आप प्रूफ नहीं कर सकते हैं, अगर स्क्रूटनी हो तो वो गलत साबित हो सकती हो, ऐसी कोई बात ना लिखें। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको तमाम डिटेल्स मिल गई होंगी US टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से। फिर भी अगर मज़ीद कोई सवालात आप पूछना चाहते हैं तो आप बिला झिझक हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू ऑल। वीडियो को हमारी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा।